बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दा ज्वलंत होता है और समसामयिक होता है। आज का अगर मुद्दा देखा जाए तो भारत पाक युद्ध के बाद में कोई मुद्दा ऐसा शेष नहीं बचता जिसकी चर्चा इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चर्चा के लिए मैंने आज जो आमंत्रित किया है वो भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष हमारे रमेश सोनी अजमेर के, उनको मैंने बुलाया है और मैं उनका स्वागत करता हूं कि आप आए। आप मुखर वक्ता हैं, अच्छे चिंतक हैं, विचारक हैं और अपनी बात को बड़े सलीके से कहने का हुनर वो जानते हैं। यही वजह है कि हम ऐसे लोगों को बुलाना चाहते हैं जो अपनी बात को जनता तक सीधे पहुंचा सकें, उनके दिल में उतर सकें। मेरा पहला सवाल है कि पहलगांव की यात्रा जो हुई, पहलगांव में जो हादसा हुआ और जो नरसंहार हुआ, वहाँ से यह मतभेद चला कि आतंकवाद किस तरीके से समाप्त किया जाए और आतंकवाद का ये नृशंस रूप इससे पहले कभी नहीं आया था जब पूछ कर मारा गया। इसे आप इस घटना पर आप पहले तो बात करें। देखिए आदरणीय सुरेंद्र जी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि इस बहुत ही ज्वलंत जो मुद्दा भी इस देश के लिए और एक राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इस पर आपने मुझे बातचीत के लिए बुलाया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम की जो घटना हुई जी, वो निश्चित रूप से पाक समर्थित और पाक संरक्षित जो आतंकवादी थे उनके द्वारा जिस प्रकार से निर्दोष भारतीयों की उनका धर्म पूछ करके जिस प्रकार से हत्या की गई, वो निश्चित रूप से बहुत ही एक मैं कह सकता हूं कि निंदनीय घटना थी। और हमें इस बात का, चूंकि भारत देश को था कि इसके पीछे सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है जी, क्योंकि हमने वो बात सुनी है कि जिस प्रकार से पुराने ज़माने में हमने कथाएं सुनी थी कि किसी राक्षस की जो जान होती थी वो किसी चिड़िया में होती थी, उस राक्षस को आप कितनी मार दो, कितने उसके टुकड़े कर दो, फिर वो मरता नहीं था। ठीक उसी प्रकार से तोते में जान, ठीक उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो जान है वो आतंक और आतंकवादियों के शरीर में है। और निश्चित रूप से मैं इस बात का भी मानता हूँ कि इस घटना के बाद तुरंत बाद जिस प्रकार से 140 करोड़ देशवासियों का जो एक आक्रोश सामने आया, उस आक्रोश को और उसके बाद जो जनभावना उस समय उत्पन्न हुई, उस जनभावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस बात का संकेत स्पष्ट रूप से दिया था कि इस आतंककारी घटना का जवाब दिया जाएगा और निश्चित रूप से आतंक के प्रत्येक निशान को समाप्त किया जाएगा, ये उन्होंने पहले ही इस बात का चेता दिया था। और निश्चित रूप से उसके बाद जिस प्रकार से 7 मई को हमने देखा कि जब मध्य रात्रि को 7 मई को जिस प्रकार से हमारी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जिस प्रकार से 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया, ये एक बहुत करारा प्रहार उस आतंक पर था। और निश्चित रूप से इस बात के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे यहाँ पर वैदिक काल के अंदर भी एक जो लोकोक्ति है वो कहा जाती है कि शाठे शाठ्यम समाचरेत, यानी जिस प्रकार का जो व्यक्ति व्यवहार करे उसको उसी प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से, और माननीय हमारे गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से दूसरे दिन इस बात का उल्लेख भी किया। बिल्कुल, चौपाइयों के जरिए भी बात बताई, बिल्कुल, जिन मोही मारा ते में मारा, यानी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमने, और इसके अंदर भी एक बात देखिए आदरणीय सुरेंद्र जी साहब कि जिस प्रकार से भारत देश ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, चूंकि हमारी सदैव से इस देश की एक यूं कहे कि संस्कृति रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस लोकोक्ति जन कल्याण की भावना को हमारी भारतीय अंगीकार करते हैं। और उसी बात पर हमने वहाँ पर जब ये प्रहार किया, जब ये 9 आतंकी अड्डे समाप्त किए, किसी भी सिविल एरिया पर या जहाँ पर नागरिक रहते थे हमारे द्वारा आक्रमण नहीं किया गया, कोई प्रहार नहीं किया गया। एक बहुत जिम्मेदारी पूर्वक रवैया भारत का उस समय रहा। मैं आपसे रमेश जी एक बात, बीच में आपकी बात बहुत अच्छी फ्लो में चल रही थी, मैंने तोड़ने का मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। एक इसका जो ऑपरेशन का नाम रखा गया वो रखा गया सिंदूर जी। अगर चाहते तो उसके लिए अगर मंगलसूत्र भी रख सकते थे हम और मांग भी रख सकते थे कुछ, पर सिंदूर पर जो एक एम्फेसिस किया गया और मोदी जी ने उसको सनातन से निकाल कर लाए और उस ऑपरेशन का नाम, जबकि ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें इतना नाजुक, इतना आध्यात्मिक नाम नहीं होता उसका, फिर होता है आक्रमण, ब्रह्मोक्ष, फलाना, ऐसा होता है। लेकिन ये सिंदूर जैसी कोई चीज़ आई, उस पर आप क्या टिप्पणी करें? देखिए, निश्चित रूप से ये भारत देश वो देश है जहाँ कहा जाता है कि यत्र नारे पूजिते तत्र देवता रमेते, यानी हमारे इस संस्कृति के अंदर नारी का बहुत महत्व है। और जब पहलगाम की घटना में जिस प्रकार से आतंकियों ने जो प्रहार किया
और जिस प्रकार से नवविवाहित हमने देखी कि उनका 7 दिन पहले शादी हुई और उनके सामने उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी, यानी उनकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। तब इससे मुझे लगता है कि इस जो ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया, बहुत सही मायने में दिया गया कि ये भारत देश वो देश है जो नारी अस्मिता पर प्रहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये हमारी सदियों की परंपरा है। हमने देखा है कि यहाँ पर अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए आदमी सब कुछ कर जाता है, अपना सर्वस्व लुटा देता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये देश की जो हमारी मातृशक्ति थी उनको समर्पित और उनकी भावनाओं को सम्मान देने का काम माननीय मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के किया। बहुत अच्छा किया है सिंदूर। और मैं इसको अगर आपसे उसमें कहूँ कि सिंध दूर नहीं है, हाँ, सिंध दूर, तो आप अगर सिंध दूर नहीं है, अब सिंध पास है, तो इस तरीके से सिंध को भी हम नज़दीक ला रहे हैं। और हो सकता है इस हमले के बाद में जो हुआ, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस हमले के बाद में जिस तरह से युद्ध विराम हुआ, हमने बहुत अच्छा युद्ध लड़े और 3 दिन के अंदर हमने लगभग पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दिया। सब कुछ, उनके जितने प्रमुख शहर थे, जिनके प्रमुख ठिकाने थे, आतंकवादियों के जो गुरुकुल थे, पाठशालाएं थी जहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी, सबको हमने नष्ट कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। लेकिन युद्ध विराम के बाद में अचानक ऐसा लगा कि कहीं कुछ ऐसा है जो हमने खो दिया है। आप क्या सोचते हैं इस बात? देखिए, मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि वैसे अगर देखा जाए तो जब माननीय मोदी जी ने इस बात का संकेत दिया था कि इस आतंकी घटना का बदला लिया जाएगा, तो वैसे तो हमने 7 मई को जो प्रहार किया और 9 आतंकी ठिकाने जिस प्रकार से नष्ट किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी जब उस घटना में मर गए, तो देखा जाए तो जन भावनाओं का सम्मान तो माननीय मोदी जी ने उसी दिन कर दिया था। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद जब पाकिस्तान ने किसी प्रकार की कारण हरकत की और वापस हमले की, दोबारा भारत पर हमले की अगर उसने प्रयास किया, तो जिस प्रकार से भारतीय सेना ने, और विशेष रूप से मैं वायुसेना को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से वायुसेना ने उनके जितने भी उनके द्वारा जो मिसाइल्स दागे गए, उनके द्वारा जो ड्रोन अटैक किए गए, उन सबको हवा में खत्म कर दिया। और हमारी मिसाइल्स ने और स्वदेशी मिसाइल्स ने, ब्रह्मोस, तेजस जिस प्रकार के थे, उन्होंने वहां जाकर के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न केवल तबाह किया बल्कि उनके एयर बेस को खत्म कर दिया। उनके वहां जिस प्रकार से आपने बताया कि जितने भी आतंकी पाठशालाएं थी उनको नेस्तो नाबूद करने का काम किया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, और उस समय तत्काल जब ये सीज फायर जैसी घटना हुई, तो मैं कह सकता हूँ इस देश की जनता को जरूर लगा कि कहीं ना कहीं ये जो एक अवसर था, और ऐसा अवसर था कि जब पूरे पाकिस्तान को समाप्त किया जा सकता था, और नहीं तो केवल पीओके तो हम कब्जे में कर सकते थे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी माननीय मोदी जी को, जो उनकी पूरी टीम है, उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि देखिए आज हम एक विकसित भारत हैं और 2047 हमारा माननीय मोदी जी ने लक्ष्य तय किया कि विकसित भारत उस दिन हमारा पूर्ण होगा लक्ष्य, जब हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कहीं भी जब युद्ध होता है तो युद्ध के कई सारे आयाम होते हैं, और युद्ध के बाद निश्चित रूप से उसके प्रतिकूल अवसर भी हमको देखने को जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से और हमने ये भी देखा कि जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान के साथ अंतिम समय पर छद्म रूप से खड़ा हुआ। पहले वो स्पष्ट रूप से मना करता था कि मैं मना करता रहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है और भारत पाकिस्तान को शांति बहाल करनी चाहिए, लेकिन जब सीज फायर हुआ उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। तो हमको देखना चाहिए, क्योंकि चीन का ये अपना दृष्टिकोण था, क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए एक मंडी है। आज भी पाकिस्तान का 80% 81% जो हथियार होता है वो आयात होता है चाइना से। वो एक बहुत बड़ी उसके लिए व्यापार मार्केट था, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि चाइना जो हमारा मित्र राष्ट्र तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बात उसकी भावना को जानता था कि वो कहीं ना कहीं इस युद्ध के साथ उसको समर्थन, पाकिस्तान को समर्थन देकर के भारत को युद्ध में धकेलना चाहता था। और इसके पीछे उसकी जो मंशा थी कि कहीं भारत इस युद्ध के माध्यम से थोड़ा भी पीछे जाए, और हमारा जो भारत बढ़ता हुआ भारत है, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने और इस देश के जो जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए जिस प्रकार से सीज फायर पर अपनी सहमति दी, ये इस बढ़ते भारत के लिए बहुत एक अच्छा कदम था। हम कभी भी पाकिस्तान को खत्म कर सकते, पाकिस्तान को हमने देखा 2 दिन में खत्म किया जा सकता। रमेश जी, चाइना का तो आप मान सकते हैं कि उसने मंडी देखी, लेकिन अमेरिका ने क्या देखा? अमेरिका भी तो उसी के लगभग साथ हो गया। और लोगों में जो चर्चा है, मैं आपसे वो बोल, हालांकि मैं जब अगर मुझसे आप यही सवाल मुझसे आप करते तो मैं कहता कि मोदी जी का सर्वश्रेष्ठ अगर जिंदगी का फैसला है तो उन्होंने इस मौके के ऊपर सीज फायर कर दिया। ये बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बदला जो लेना था वो लिया जा चुका था। फिर एक दिन उन्होंने शांति भी रखी, जिस दिन रात में हमले हो गए, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने शांति रखी एक दिन की। कहाँ पर जब वो आने लगे, अटैक करने लगे जिस तरह से, तो जाना जरूरी था, तो वो गए भी। लेकिन उस पर भी उन्होंने इतना ध्यान रखा कि सिविल, किसी स्कूल, कोई गिरजाघर, कोई मंदिर, मस्जिद, किसी को नहीं गिराया उन्होंने, ना किसी पाठशाला पर उन्होंने। यहाँ तो सारे हमले उस तरफ से हुए जो हुए। लेकिन सीज फायर का एक जो सबसे बड़ा पहलू था, जो
मैं जिसे सियासती पहलू मानता हूं वो अमेरिका के ट्रंप का 2 घंटे पहले ये कह देना कि हमने दोनों को कंप्रोमाइज करा दिया है, और उनका मोदी जी का ये कहना कि नहीं, हम दोनों अधिकारी, हम पाकिस्तान ने हमारे से आकर प्रार्थना की थी और हमने उसे बंद किया। अगर कोई समझदार ट्रंप की जगह कोई और दूसरा लीडर होता जो शांतिवादी, वास्तव में शांतिवादी होता, तो वो इस तरीके की घोषणा, इस तरीके की लफाजियां नहीं करता जो उसने की। हालांकि अब उसको किए का पछतावा इसलिए हो रहा होगा कि अब कंप्रोमाइज के लिए मोदी जी और मोदी जी की टीम ने, पूरे लोगों ने ये कह दिया है कि अब हम पीओके लेंगे, कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, और तीसरे पक्ष की बात अब हम नहीं करेंगे। यानी उन्होंने साफ साफ वो ये राजनीति भी बता दी ये। अब चलिए आप इसकी सफलता को, ये पूरा घटनाक्रम उसकी सफलता को मनाने के लिए, आप उसका जश्न मनाने के लिए या उसकी जन जन तक पहुंचाने के लिए एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी। देखिए, निश्चित रूप से माननीय सुरेंद्र जी साहब, ये जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, ये हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को विश्व पटल पर उसने अंकित किया। जिस प्रकार से इसमें विश्व के सभी देशों ने भारत की ताकत देखी है, और ऐसी गर्वशाली सेना को निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए। इसके नाते भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाए। लेकिन उस पर भी एक स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी इन तिरंगा यात्राओं में केवल एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। फ्रंट लाइन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई बैनर नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं रहेंगे। ये एक आम नागरिक के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा होगी। और इसी क्रम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक फोरम का निर्माण किया कि सकल राष्ट्रभक्त अजमेर, और इस फोरम पर आगामी 18 मई को एक विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाली जा रही है, जो कि शाम को 4 बजे सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय से हमारे स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रारंभ होगी। और उसके बाद से वो केसरगंज, डिग्गी चौक, प्लाजा टाकीज, मैजेस्टिक, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, धान मंडी, लक्ष्मी चौक, नया बाजार चौपड़, आगरा गेट, उतार, नसिया, महावीर सर्किल होते हुए हमारे जो 1971 के युद्ध में जो टैंक हमने पाकिस्तान सेना का जीता, उस विजय स्मारक पर जाकर के समाप्त होगी। और इस जैसा मैंने बताया कि इस पूरी रैली का आयोजन केवल आम नागरिकों के हाथ में होगा, कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं होगा। निश्चित रूप से उसकी तैयारियों के निमित्त आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसका एक पार्ट होगी, इसके नाते हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निमित्त आज एक बैठक भी की, और उस बैठक के अंदर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भी आए, और हमने एक पूरी रचना योजना बनाई कि इस रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता किस प्रकार से सुनिश्चित हो, अधिक से अधिक संख्या के अंदर हमारे कार्यकर्ता भी इस राष्ट्रीय अस्मिता की इस विशाल तिरंगा रैली का हम सहभागी बने, पार्ट बने। इसके नाते ही आज विभिन्न लगभग 27-28 सामाजिक संगठनों की आज एक बैठक भी होटल लेक विनोरा में आयोजित की गई, और वहाँ पर भी उन संगठनों को सीधा सहभागी बनाते हुए उन्हीं के माध्यम से हमने इसके लिए एक संचालन समिति बनाई है। उसके अंदर प्रत्येक वो संस्था, प्रत्येक वो NGO जो इसके अंदर सहभागी बनेगी, उसका प्रत्येक जो पदाधिकारी, एक पदाधिकारी होगा, वो संचालन समिति का सदस्य होगा, और उस संचालन समिति के माध्यम से ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। क्योंकि निश्चित रूप से मान के चलिए सुरेंद्र जी साहब, मेरा ये मानना है कि हमारे भारतीयों के अंदर किसी प्रकार के राष्ट्र भाव के को लेकर के कहीं कोई कमी नहीं है। ये देश उसका आपने देखा है कि जब युद्ध चल रहा था, या पहलगाम, अब तो युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था, जब पहलगाम का नरसंहार हो चुका था, उसके बाद में हिंदू मुसलमान, जिसका उद्देश्य था कि हो सकता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हो जाएं, लेकिन मुसलमान हमारे साथ हो गए, राष्ट्र के नाम हो गए। मतलब ऐसे ऐसे जो फैनेटिक नेता हैं, राजनेता, उन्होंने हमारे फेवर में, ओवैसी हैं, ये सब लोग हैं, उन्होंने आतंकवाद की खिलाफत की और वो साथ रहे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा रमेश जी, कि तिरंगा यात्रा आप भी निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा कांग्रेस ने भी निकाली, वहां दिल्ली में भी निकली, राजस्थान के अंदर भी निकली, तो आप इन दोनों को अलग अलग कैसे मानते हैं? कैसे अलग है? मैंने बताया ना, दोनों का अंतर, वो कांग्रेस द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा थी, वो केवल एक राजनीतिक संगठन था। यहाँ जो हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये आम जन की यात्रा होगी। इसके अंदर पॉलिटिकल कहीं हमारे पार्टी का नाम नहीं, कोई पार्टी का मंच नहीं, कोई पार्टी का बैनर नहीं, कोई पार्टी के नेता नहीं, ये केवल आम राष्ट्र भक्तों के माध्यम से निकाली गई रैली होगी। ये एक बड़ा अंतर है जो कि दोनों को परिभाषित करता है। वो एक संगठन के माध्यम से, ये आम नागरिक के माध्यम से निकाली जाने वाली तो इसमें संयोजक कौन रहेगा? इसमें संयोजक मैंने बताया जैसा कि भारतीय जनता पार्टी केवल उत्प्रेरक के रूप में इसमें काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी इसकी एक पार्ट बनकर के काम करेगी। तो हमने भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के निमित्त इसके सारे दायित्व हमने भी बनाए हैं। हमारे जिला संयोजक भी बने हैं, जिला सह संयोजक भी बने हैं, हमारे विधानसभा स्तर पर इसके समन्वयक होंगे, हमारे जो विभिन्न मोर्चे उनके भी प्रत्येक एक पदाधिकारी। आपका ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नौकर आम आदमी की वो है, जिसमें कांग्रेसी भी शामिल हो सकते हैं, सब शामिल हो सकते हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी राजनीतिक। आप क्या ये सोचते हैं कि अगर नीरज जैन अगर उसके संयोजक बनते हैं या
भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता उसका संयोजक बनता है तो दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की नहीं मानेगी, या आम आदमी उसको भारतीय जनता पार्टी का नहीं मानेगा? मैं इसी बात को आपको माननीय सुरेंद्र भाई साहब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सकल राष्ट्रभक्त अजमेर द्वारा जो निकाली जा रही रैली है उसका एक पार्ट है, उसका एक अवयव है जो अपनी तैयारी कर रहा है कि उस रैली के अंदर उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। और उस संगठन के नाते हमने अपनी जो जिम्मेदारियां बांटी है वो एक अलग विषय है, लेकिन उस यात्रा के कोई कोऑर्डिनेटर, कोई संयोजक ऐसा कुछ भी नहीं है। सकल जो जिस बैनर पर निकल रही है वो सकल राष्ट्रभक्त अजमेर, उसका कोई संयोजक नहीं है। एक संचालन समिति जरूर उसकी बनी है। उस संचालन समिति में प्रत्येक वो व्यक्ति, प्रत्येक वो संस्था जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है उसका एक एक पदाधिकारी उसका संचालन समिति का सदस्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा वो। तो दोस्तों आपने देखा कि ये रमेश सोनी थे, अपने शहर के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने बड़ी शालीनता और सहिष्णुता के साथ में हमारे पहलगांव की यात्रा को संवेदनशीलता से आपके सामने रखा। न केवल सामने रखा बल्कि युद्ध की भूमिका पर भारत और मोदी जी की जो रणनीति थी उसको भी बखाया और ये भी बताया कि किस तरीके से हम लोग विजयी हुए। युद्ध विराम से जुड़ी कुछ बातों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस तिरंगा यात्रा में बिना ये सोचे कि ये किस पार्टी की यात्रा है, एक आम आदमी की तरह से आप उस पार्टी में, इस यात्रा में सहयोग दें और अपने अपने घरों से तिरंगे लेकर आएँ और ये बताएं कि अजमेर राष्ट्रवाद के अंदर कहीं कोई कमी नहीं रखता। चाहे आप किसी भी विचारधारा के, ये विचारधारा आप मत पेटी में डाल देना, लेकिन जिस समय राष्ट्र का सवाल हो तो आप इस यात्रा में जरूर आएँ। धन्यवाद। आज इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद सर।